वेनेजुएला में हुए इस कथित सैन्य ऑपरेशन को अगर केवल एक घटना के रूप में देखा जाए तो ये अधूरी तस्वीर होगी। लेकिन अगर इसे चीनी डिफेंस हथियारों की विश्वसनीयता के आईने में देखा जाए तो ये पूरी कहानी एक बड़े सवाल में बदल जाती है। ये सवाल सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों तक जाता है जिन्होंने पिछले एक दशक में चीन से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे हैं और उन्हें गेम चेंजर मानकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ बना लिया है। अमेरिकी दावे के मुताबिक जब वेनेजुएला के अंदर ये ऑपरेशन चल रहा था तब राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में बैठकर इसे लाइव देख रहे थे। अमेरिकी नेतृत्व ने जिस आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि ये ऐसा ऑपरेशन था जो केवल अमेरिका कर सकता है, वहीं से पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला की सेना पर गया और उससे भी ज्यादा ध्यान गया उन हथियारों पर जो वेनेजुएला ने चीन और रूस से खरीदे थे। अब जरा सोचिए, वेनेजुएला कोई छोटा या तकनीकी रूप से पिछड़ा देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका की सबसे सुसज्जित सेनाओं में उसका नाम लिया जाता है। उसके पास चीन से खरीदे गए लॉन्ग रेंज रडार, रूस से लिया गया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 फाइटर जेट्स और हजारों की संख्या में मैन पैड्स मौजूद हैं। कागज पर देखें तो ये सिस्टम किसी भी आधुनिक हवाई हमले को रोकने के लिए पर्याप्त लगते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो यही हथियार ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। चीन ने जिन रडार सिस्टम्स को बेचते समय ये दावा किया था कि वे F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, वही रडार कथित तौर पर पहले ही चरण में जैम कर दिए गए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार स्टेल्थ तकनीक का मूल सिद्धांत ही ये है कि वो रडार रिफ्लेक्शन को न्यूनतम कर दे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन ने जो दावे किए थे वे तकनीकी थे या सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये पहली बार नहीं है जब चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हों। इससे पहले दक्षिण एशिया में भी ऐसे उदाहरण सामने आए जहां चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्लेटफॉर्म्स वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वे घटनाएं क्षेत्रीय थीं, जबकि वेनेजुएला वाला मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि उन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस नेटवर्क को ब्लाइंड कर दिया, यानी रडार मौजूद थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। मिसाइलें थीं लेकिन लॉन्च नहीं हो सकी। एयरबेस थे लेकिन रनवे सुरक्षित नहीं थे। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कितना ताकतवर है, ये तो दुनिया जानती है। असली सवाल ये है कि जिन हथियारों पर वेनेजुएला ने भरोसा किया वे इतने जल्दी क्यों बेअसर हो गए। चीन पिछले कई वर्षों से खुद को अमेरिका और रूस के बराबर एक डिफेंस सुपर पावर के रूप में पेश कर रहा है। उसकी सरकारी मीडिया, उसके डिफेंस एक्सपो और उसके हथियारों के ब्रोशर में एक ही संदेश दिया जाता है: कम कीमत, हाई टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद सिस्टम। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि कम कीमत का यह मॉडल कहीं ना कहीं क्वालिटी और इंटीग्रेशन में समझौता करता है। वेनेजुएला का केस इसी बात का उदाहरण बनता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी रडार सिस्टम अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने टिक नहीं पाए। अमेरिकी विमानों ने न केवल रडार को जैम किया बल्कि कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी बाधित कर दिया। यानी समस्या सिर्फ हथियार की नहीं थी बल्कि पूरे नेटवर्क की थी। यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। चीन जिन देशों को हथियार बेचता है वहां अक्सर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट और इंटीग्रेशन सपोर्ट सीमित रहता है। हथियार बेच दिए जाते हैं लेकिन उन्हें आधुनिक युद्ध के अनुसार अपग्रेड करने की जिम्मेदारी ग्राहक देश पर छोड़ दी जाती है। इसके विपरीत अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ हथियारों के साथ साथ डॉक्ट्रिन, ट्रेनिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी साझा करता है। यही वजह है कि जब वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति आती है तो चीनी हथियार पेपर टाइगर साबित होते हैं, दिखने में खतरनाक लेकिन इस्तेमाल में कमजोर। रक्षा विशेषज्ञ जिसे एक्सपोर्ट वर्जन सिंड्रोम कहते हैं, यानी चीन अपने हथियारों का जो संस्करण निर्यात करता है वो अपने अपने इस्तेमाल वाले संस्करण से तकनीकी रूप से कमजोर होता है। अब बात करते हैं रूस के S-300 सिस्टम की, जो वेनेजुएला के पास मौजूद था। यह सिस्टम थ्योरी में बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बिना आधुनिक रडार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट और लगातार अपडेट के ये सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। अगर चीनी रडार पहले ही जैम हो चुके हों तो S-300 को लक्ष्य जानकारी कैसे मिलेगी? ये पूरा घटनाक्रम एक और बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। क्या वेनेजुएला की सेना वास्तव में लड़ना चाहती थी? कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि सेना के भीतर राजनीतिक असंतोष था, यानी हथियार भले मौजूद हों लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की इच्छा और आदेश दोनों कमजोर थे। और यही वो जगह है जहां चीनी मॉडल फेल हो जाता है, क्योंकि वो केवल हार्डवेयर बेचता है, सिस्टम नहीं। चीन के हथियारों पर तंज यहीं से शुरू होता है। चीन खुद को नॉन इंटरफियरिंग पार्टनर कहता है।
वो सरकारें बदलने या बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जब संकट आता है तो हथियार खरीदने वाले देश अकेले रह जाते हैं। वेनेजुएला के मामले में भी यही हुआ। हथियार थे लेकिन भरोसा नहीं था, सिस्टम थे लेकिन समर्थन नहीं था। पिछले 10 वर्षों में वेनेजुएला ने चीन को तेल देकर हथियार खरीदे। ये सौदा चीन के लिए फायदे का था, उसे ऊर्जा मिली और उसे अपने हथियारों का बाजार मिला। लेकिन जब असली परीक्षा हुई तो यही हथियार सवालों के घेरे में आ गए। अब दुनिया के दूसरे देश जो चीनी हथियारों पर निर्भर हैं, वे भी चुपचाप ये सब देख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेनेजुएला की घटना भविष्य में चीनी डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक चेतावनी बन सकती है, क्योंकि हथियार सिर्फ परेड और विज्ञापन के लिए नहीं होते, वे असली युद्ध में परखे जाते हैं। और जब परखा गया तो चीनी सिस्टम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, कम से कम उपलब्ध दावों और विश्लेषणों के अनुसार। अंत में सवाल ये नहीं है कि अमेरिका सही था या गलत, सवाल ये है कि क्या चीन जिन हथियारों को अमेरिका किलर कहकर बेचता है वे वास्तव में उस स्तर के हैं, या फिर वे सिर्फ उन देशों के लिए हैं जिन्हें हथियार तो चाहिए लेकिन असली युद्ध नहीं लड़ना। वेनेजुएला की कहानी इसी सवाल पर खत्म होती है। हथियार बहुत थे, भरोसा कम था, तकनीक दिखाई बहुत गई, चली बहुत कम। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि नेटवर्क, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और इच्छा शक्ति सबसे बड़ा हथियार होती है। और शायद यही वो चीज है जो चीनी डिफेंस मॉडल में सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरती है।